Hello student, it's the video 7 of the chapter Age of Industrialization। तो हमने देखा कि जो पूंजी इकट्ठा की थी उन्होंने कॉमर्शियल जो ग्रुप था, जो व्यावसायिक नेटवर्क जो हम कहेंगे कॉमर्शियल ग्रुप था, दे वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड। वो क्या थे? डायरेक्टली एक्सटर्नल ट्रेड में लिंकअप नहीं थे। दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया, उन्होंने इंडिया से ऑपरेट किया था। कैरिंग गुड्स, तो वो ऑपरेटेड विद इन इंडिया, कैरिंग गुड्स को कैरी करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंकिंग मनी, और मनी बैंकिंग से वो करते थे। एंड ट्रांसफरिंग फंड बिटवीन सिटीज में फंड को ट्रांसफ़र करते थे। एंड फाइनेंशियलिंग ट्रेड व्हेन अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री ओपन अप मैनी ऑफ देम सेट ए फैक्ट्रीज। और इस तरीके से हम देख सकते हैं व्यापारिक नेटवर्कों का सहारा लिया गया और बहुत सारी जगहों पर अगर हम देखें जो मनी ट्रांसफरिंग है, इस तरीके से उन्होंने व्यापार किया। अपॉर्चुनिटी जब इनमें आई, जब अवसर मिला इन्वेस्टमेंट का इंडस्ट्री को, तो उन्होंने ओपन अप मैनी ऑफ देम सेटअप फैक्ट्री, उन्होंने कईयों ने फैक्ट्रीज को सेटअप किया। एज कॉलोनियल, जैसे से जो औपनिवेशिक शिकंजा था, जो कॉलोनियल कंट्रोल था, इंडियन ट्रेड पर उपनिवेशिक शिकंजा बढ़ा। तो जो इंडियन ट्रेड था, अगर हम भारतीय व्यापार की बात करें तो उपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे से भारतीय व्यापारियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। स्पेस विद इन द इंडस्ट्रियल मर्चेंट, तो इंडिया जो भारतीय व्यापारी थे उसके लिए क्या हुआ, स्पेस कम होता गया। कुछ फंक्शन बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड, और तो जो काम कर सकते थे कुछ फंक्शन अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। इट मीन्स दे वर बेयर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विद यूरोप। तो भारतीय व्यापारी जो थे, कॉलोनियल उपनिवेशिक सरकार ने क्या कर दिया, यूरोप में जो तैयार सामान था उसको वहाँ जाने से रोक दिया, यानी कि तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया। अब वे मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कपास संबंधी ये चीज़ें अब क्या कर सकते थे, एंड हैड टू एक्सपोर्ट। अब वो क्या एक्सपोर्ट कर सकते थे, रोस्टली रॉ मटेरियल्स को और फूड अनाज सामग्री को, जैसे कि रॉ कॉटन, कच्चा कपास था, ओपियम था, वीट और इंडिगो को एक्सपोर्ट करते थे। रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, जिनकी ब्रिटिश में आवश्यकता थी ब्रिटेन को। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली एज ऑफ द शिपिंग बिजनेस, धीरे धीरे जो जहाज रानी व्यवसाय से भी हो, उनको जो जहाज का व्यापार था उससे भी उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध की अगर हम बात करें, यूरोपियन जो मैनेजिंग एजेंसी थी इनफैक्ट कंट्रोल ए लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, यूरोपियन जो मैनेजिंग जो थे प्रबंधक एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करती थी। तो वो जो भारतीय उद्योग थे उसके बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत सारी यूरोपियन एजेंसियां थी, भारतीय व्यापार पर नियंत्रण रखना इसका काम था। थ्री ऑफ द बिगेस्ट वन वेर द बर्ड एज, इसमें से जो बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी थी, बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रू यूले कंपनी थी, एंड्रू यूल, और जॉर्डिन स्किनर एक कंपनी थी। इन तीनों कंपनी क्या करती थी, भारतीय व्यापार पर कंट्रोल रखती थी। एजेंसी मोबिलाइज कैपिटल, और इस संयुक्त उद्यम कंपनी क्या करती थी, ये एजेंसी पूंजी जुटाती थी। इनका काम क्या था, एजेंसी मोबिलाइज कैपिटल जुटाती थी। एंड सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनी, और उनका प्रबंध संभालती थी। और ज़्यादातर अगर हम देखें मैनेज दैम, उनको मैनेज भी करती थी, यानी कि उनको प्रबंध संभालना होता था। ज़्यादातर मामले अगर हम देखें, मोस्ट इंस्टेंसेस जो इंडियन फाइनेंस भारतीय जो फाइनेंसर थे जो पूंजी उपलब्ध कराते थे, इंडियन फाइनेंस प्रोवाइडेड कैपिटल वाइल द यूरोपियन एजेंसी, जबकि जो यूरोपियन एजेंसियां थी वो क्या करती थी व्यवसाय में एंड बिजनेस के डिसीजन लेती थी और बिजनेस पर इन्वेस्टमेंट करती थी। और ये फाइनेंस कौन करता था, इंडियन जो मर्चेंट थी। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज जो थे हैड देयर ओन चैम्बर्स, तो इस तरीके से जो यूरोपीय व्यापारिक उद्योगपति के अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें वो क्या करते थे, हैड देयर ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच इंडियन बिजनेसमैन, जिसमें इंडियन बिजनेसमैन थे, भारतीय व्यापारी थे, उनको शामिल नहीं किया जाता था। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, तो इस सब में जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो कहाँ से आए, मजदूरों की जो ज़रूरत थी, मजदूर कहाँ से मिले होंगे इन उद्योगों को। जो फैक्ट्रीज थी
नीडेड वर्कर्स, इन फैक्ट्रियों को वर्कर्स की जरूरत थी, फैक्ट्री होंगी तो मजदूर भी होंगे भाई, फैक्ट्री नीडेड वर्कर्स। विद द एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री का विकास हुआ तो दिस डिमांड इंक्रीज, तो फैक्ट्री के विस्तार से मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी भाई, मजदूरों की डिमांड बढ़ी। तो इन 1901 में दियर वेयर, अगर हम 1901 की बात करें 5,84,000 मजदूर जो काम करते थे, और 1946 आते आते जो नंबर था इनका 2,46,06,000 हो गया। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, तो इतने ज़्यादा वर्कर्स आए कहाँ से? इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन, इनमें से बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल रीजन्स थे, औद्योगिक जो क्षेत्र थे, उनमें मजदूर आसपास के ज़िलों से आते थे। इंडस्ट्री जो औद्योगिक क्षेत्र थे, वर्कर्स कम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अराउंड, जो आसपास के ज़िले होते थे। और जो पीजेंट्स थे, इसमें किसान थे, और जो आर्टिसन जो कारीगर थे, जिनको कोई काम नहीं मिलता था, वहाँ नो वर्क इन द विलेज वेंट टू इंडस्ट्रियल सेंटर, जिनको कोई काम नहीं मिलता था गाँव में, किसान और कारीगरों को, वो औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। वेंट टू इंडस्ट्रियल सेंटर, काम की तलाश में। ओवर 50% वर्कर्स इन द बॉम्बे, लगभग 50% जो बम्बई में कॉटन इंडस्ट्री में काम करता था, इन 1911 में केम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, 1911 में वो आसपास के ज़िलों से ही आया करता था, जैसे रत्नागिरी है। वाइल द मिल ऑफ कानपुर, जबकि जो कानपुर की मिलें थी उसमें गॉट मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल एंड, इनमें से बहुत सारे जो अगर हम देखें कानपुर की मिलों में काम करने वाले जो ज़्यादातर कानपुर जिलों के गांव के ही आते थे। कानपुर में जो मिल स्थापित थी उसमें टेक्सटाइल में जो काम करते थे वो कानपुर के गांव के ही होते थे, विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कानपुर। मोस्ट ऑफन मिल वर्कर, इनमें से जो बहुत सारे मिल मजदूर होते बीच में अपने गाँव भी जाते रहते थे। मोस्ट ऑफन, अक्सर देखते जो मिल वर्कर थे, मिलों में काम करने वाले जो श्रमिक थे, वो विलेज में भी जाते थे। एंड द सिटी रिटर्निंग टू द विलेज होम ड्यूरिंग द हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल, जब कभी गांव में फसल की कटाई होती थी या त्यौहार होता था तो अपने गांव में परिवार से मिलने जाते थे। ओवर टाइम एज न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, ओवर टाइम जैसे ही बाद में जब नए कामों की खबर फैली, जब ऐसी न्यूज़ फैलेगी कि एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड, वर्कर्स ट्रैवल, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वर्कर्स थे वो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर में फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस, यानी यूपी से, दे वेंट टू वर्क इन टेक्सटाइल मिल, तो बहुत सारे लोग यूपी से मुंबई के कपड़ा मिलों को और कलकत्ता के जूट मिलों में, मुंबई एंड इन जूट मिल ऑफ कलकत्ता के जूट मिलों में उत्तर प्रदेश से कई सारे मजदूर वहाँ पर काम की तलाश में गए, क्योंकि गांव में उन्हें उतना काम मिलता नहीं था। इस तरीके से गेटिंग जॉब्स, अगर हम बात करें जो काम करने के लिए जाते थे, कलकत्ता के जूट मिल कहें हम या मुंबई में कॉटन मिलों में काम करने के लिए गांव देहातों से लोग जाया करते थे, लेकिन जो जॉब मिलना था वो बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था जॉब मिलना। इवन व्हेन मिल मल्टीप्लाइड, इवन यहाँ तक कि जब मिलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो जितनी ज़्यादा मिलों की संख्या बढ़ी तो जो वर्कर, जो मजदूर थे, उनकी मांग भी बढ़ती गई। तो नंबर ऑफ सीकिंग वर्क वेर ऑलवेज मोर देन जॉब अवेलेबल, तो जो काम करने वाले लोगों की संख्या थी हमेशा उनसे ज़्यादा थी जितना मजदूरों की संख्या थी। रोज़गार चाहने वालों की संख्या रोज़गार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा थी। जो रोज़गार चाहने वाले थे वो ज़्यादा थे और रोज़गार जो थे कम थे। एंट्री इनटू द मिल, और इस तरीके से जो मिलों में प्रवेश था वो भी सबको नहीं मिलता था, सभी लोगों को जॉब मिलना पॉसिबल नहीं था। मिल में एंट्री करना ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, वो भी रिस्ट्रिक्टेड था, निषिद्ध था। जो इंडस्ट्रीज थे यूज एम्प्लॉयड, उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयड ए जॉबर टू ए न्यू करियर, तो जो उद्यमी थे या उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, एक जॉबर एम्प्लॉयड किया। जैसे गोमास्ता अपॉइंट किए थे कंपनी ने अपने यहाँ लोगों को अपॉइंट करने के लिए, ऐसे ही यहाँ भारतीय उद्योगपतियों ने जॉबर अपॉइंट किए नए लोगों की भर्ती के लिए। वेरी ऑफन द जॉबर वेर एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड, अक्सर देखा जाता था उद्योगपति जो नए मजदूर की भर्ती के लिए जो एक जॉबर रखते थे, तो जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था, विश्वास पात्र कर्मचारी होता था। ही गॉट पीपल फ्रॉम हिज विलेज, वो क्या करता था,
वो अपने गांव से लोगों को लेके आता था, उसका काम था गांव से लोगों को लेके आना। पीपल फ्रॉम द लैंड इंश्योर दैम जॉब, और उनको क्या करता था, वो काम का भरोसा देता था, उन्हीं शहरों में जमने के लिए मदद देता था। और उनको ही गॉट पीपल फ्रॉम द विलेज इंश्योर दैम, जॉब का भरोसा दिलाता था, एंड हेल्प देम, और उनको शहर में बसने में मदद करता था, एंड प्रोवाइड दैम मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, और संकट के टाइम पर में पैसों की भी मदद करता था। द जॉबर देयरफॉर बिकेम ए पर्सन विथ सम अथॉरिटी एंड पावर। इस तरीके से हम कह सकते हैं उन्हें शहर में जमने के लिए जब मदद देता था और मुसीबत में पैसे की भी मदद करता था। इस प्रकार जो जॉबर था ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। द जॉबर बिकेम पर्सन, उसके बाद कुछ शक्तियाँ थी और महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफे की भी मांग करने लगा। ही बिगेन डिमांडिंग मनी, पैसे और गिफ्ट तोहफों की डिमांड करने लगा, फॉर हिज फेवर एंड कंट्रोलिंग द लाइफ ऑफ वर्कर, और इस तरीके से मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगा। अब नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्क इंक्रीज ओवर टाइम, समय के साथ साथ हमने ये देखा जो फैक्ट्रीज थी मजदूरों की जो संख्या थी वो बढ़ने लग गई। हाउएवर एज यू विल सी दैट देयर वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल फोर्स। अब हमने देखा कि समय के साथ द नंबर ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि हमने देखा हाउएवर यू विल सी देयर वाज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, जो औद्योगिक श्रम शक्ति थी उनका जो अनुपात था, यानी कि जो रोजगार की संख्या थी, वो रोजगार की जो संख्या थी, रोजगार पाने वालों की संख्या रोजगार की अपेक्षा ज़्यादा थी, रोजगार कम थे और रोजगार पाने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा थी। अगर हम देखें तो पिक्यूलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर हम बात करें, किस तरह से जो यूरोपियन मैनेजिंग थे एजेंसीज थे, तो हमने ये देखा भारत में जो औद्योगिक उत्पादन था, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी ने क्या किया, जो भारत का उत्पादन था उसको डोमिनेट किया, यानी कि अपना वर्चस्व स्थापित किया उस पर। एजेंसी कुछ खास तरह के उत्पादों में दिलचस्पी ली उन्होंने। वेर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड ऑफ, तो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट थे उन्हीं वस्तुओं पर यूरोपियन एजेंसी ने यहाँ पर रुचि दिखाई। दे इस्टेब्लिश टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन एक्वायर किया था, यानी कि उपनिवेशिक सरकार ने सस्ती कीमत पर ज़मीन लेकर, यानी लीज पर, पट्टे पर यहाँ ज़मीन ली थी इस्टेब्लिश, और उससे सस्ती दरों पर चीप रेट पर ज़मीन लेकर उसमें चाय और कॉफ़ी की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी। कॉफ़ी के बागान लगाए यहाँ पर, और इस तरीके से एक्वायरिंग लैंड, ज़मीन को उन्होंने एक्वायर किया चीप रेट पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, और इसके साथ साथ उन्होंने खनन में और नील की खेती के लिए और जूट के लिए उन्होंने ऐसे उत्पादों में उन्होंने निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर अगर हम देखें मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे इसमें उत्पाद थे, नहीं बल्कि बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आ सकता था, यानी जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं, जो भारत में बिक्री के लिए नहीं थी बल्कि एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि जो निर्यात करना चाहते थे भारत से, उन तरह की फसलों को ज़्यादा प्रीफर किया, जैसे जूट है, इंडिगो है, टी है, कॉफ़ी है, जो कॉमर्शियल क्रॉप कहलाती जिनकी वैल्यू थी विदेशों में, उन चीज़ों को यहाँ पर सस्ती दरों पर ज़मीन हायर करके उन्होंने यहाँ पर चाय और कॉफ़ी के बागानों की खेती करना स्टार्ट कर दी इन बागानों में। व्हेन इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन बिगेन सेटिंग अप इंडस्ट्री, और 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे, तो इंडियन जो बिजनेसमैन थे, भारतीय जो उद्योगपति थे, उन्होंने बिगेन सेटिंग अप इंडस्ट्री, यानी कि जब अपने उद्योग लगाए तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। तो जब यहाँ के भारतीय व्यापारियों ने अपने उद्योग यहाँ पे लगाए 19वीं सेंचुरी में, दे अवॉइडेड, उन्होंने जो कंपटीशन था मैनचेस्टर की बनी हुई वस्तुओं का, उसे कंपटीशन को उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा नहीं की इंडियन मार्केट में। सिंस यार्न वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट,
और हम देख सकते हैं भारत में आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं होता था, क्योंकि उतनी फाइन क्वालिटी का कॉटन तो था ही नहीं उनके पास। सिंस यार्न वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू, जो भारत में इम्पोर्ट होता था। द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया प्रोड्यूस कॉर्स कॉटन यार्न। और हम देख सकते हैं भारत के शुरुआती सूती मिलों में जो कपड़े के बजाय मोटी सूती धागे ही बनाए जाते थे। अर्ली कॉटन मिल्स में इंडिया का जो कोर्स था, यानी कि मोटे सूती धागे का ही यूज किया जाता था कॉटन थ्रेड में, फैब्रिक के मुकाबले में। और हमेशा से हम देख सकते हैं हमेशा बेहतर किस्म का होता था। व्हेन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली ऑफ सुपीरियर वैरायटी का द यार्न प्रोड्यूस इन इंडिया। और जो या भारतीय कताई मिलों में जो बनने वाला धागा था, यार्न प्रोड्यूस इन इंडिया स्पिनिंग, भारतीय मिलों में बनता था जो धागा, वेर यूज बाय हैंडलूम वेबर। और वो क्या करते थे, भारतीय हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे को, और उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। ये कह रहा है इस तरीके से जो हैंडलूम व्यवस्था इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना बाय द फर्स्ट डिकेड, अगर हम बात करें 20वीं सेंचुरी में, सीरीज ऑफ चेंजेज इफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि 20वीं शताब्दी के दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ गया। जो फर्स्ट डिकेड 20वीं सेंचुरी के सीरीज ऑफ चेंजेस, कई तरह के बदलाव आ गए। उससे जो औद्योगिकरण का जो ढांचा था भारत का में वो बदल गया। एज ए स्वदेशी मूवमेंट, और जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन चला, मिलने से जो बहुत सारे राष्ट्रवादी थे, जो नेशनलिस्ट थे, स्वदेशी मूवमेंट जब चला, गैदर्ड मोमेंटम, और इस तरह स्वदेशी आंदोलन को मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया था। उस समय नेशनली लोगों ने मोबिलाइज किया पीपल को कि वो बॉयकॉट करें फॉरेन क्लोथ को, और इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट। और जो इंडस्ट्रियल ग्रुप थे, औद्योगिक जो ग्रुप थे, औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, यानी सब लोग संगठित हो गए, सारे औद्योगिक जो यहाँ के उद्योगपति थे, और उन्होंने जो कलेक्टिव थे प्रोटेक्ट किया कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, यानी सामूहिक जो इंटरेस्ट रुचि के लिए अपनी रक्षा के लिए संगठित हो गए। और आयात शुल्क था उस पर उन्होंने बढ़ाने के लिए सरकार को प्रेशराइज किया, क्योंकि ब्रिटेन से जो सामान यहाँ आता था, अगर उस पर वो इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी कीमतें बढ़ जाती, और यहाँ से जो लोकल उद्योग थे उनको बढ़ावा मिलता, क्योंकि तभी वो कंपटीशन कर सकते थे। एंड ग्रांट अदर कंसेशन, और अदर तरह की छूट चाहते थे। फ्रॉम 1906 में मोर एवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, जो एक्सपोर्ट था इंडिया से चाइना की, और अगर हम देखें चीन बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। यानी कि चीन एंड जापानीज मिल फ्लडेड टू चाइना मार्केट। इंडस्ट्रीज इन इंडिया बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न, तो इंडस्ट्रीज जो थे इंडिया के बिगिन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन। तो भारत के उद्योगपति थे धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 में कॉटन पीस गुड्स जो थे प्रोडक्शन इन इंडिया डबल बिटवीन 1900 एंड 1912। तो 1900 से 1912 में भारत में जो सूती कपड़े थे उसका जो उत्पादन था वो तेजी से बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया।